आज हम रिवीजन करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला क्लास है। पहला स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम देखेंगे ईसाई धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 में, जो मक्का में हुआ था। उसके बाद हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। भारत का हिंदुस्तान नाम किसने रखा था? तो ईरानियों द्वारा बोला गया था भारत को हिंदुस्तान। यूनानी भारत को कहते थे, यूनानी भारत को इंडिया कहते थे। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। उसके बाद भारत प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि इसके पहले भी भारत में मुस्लिम आक्रमण किए थे, जिसका जो सफल नहीं हुआ था। मीर कासिम द्वारा जो आक्रमण हुआ था वो सफल हुआ था। उसके बाद 712 में सिंध को विजित करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। उसके बाद आगे देखेंगे अरबों का सिंध पर विजय। अरबों का सिंध पर विजय तो कब? 712 में देवल पर विजय। देवल एक बंदरगाह था जिस पर यहाँ दाहिर के शासन क्षेत्र के कुछ डाकू लोग वहाँ पे हमेशा नाव को लूट लिया करते थे। तो वो अरब का नाव था जो शायद श्रीलंका कहाँ जा रहा था, तो उसको यहाँ के लुटेरों ने लूट लिया था। तो फिर उसी पे मुस्लिम आक्रमणकारी पहले आक्रमण किए थे। उसके बाद प्रमुख कारण देखिए, कारण देख लेते हैं कि अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का रीज़न क्या था। तो प्रमुख रीज़न था हिंद महासागर में बंदरगाह की खोज, समुद्री डाकुओं की समस्या। ये दो रीज़न था। तत्कालीन कारण क्या था कि समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों के जहाज़ पर हमला करना और कब्जा कर लेना। ये क्या किए थे सब कि क्या नाम है, जो अरब के व्यापारी थे वो यहाँ पे रुके हुए थे देवल बंदरगाह पे। तो इस पर यहाँ के लुटेरे जो थे वो उनके जहाज़ों पे कब्जा करके और लूट लिए थे। तो ये व्यापारी थे, ये यहाँ सिंध के जो राजा थे दाहिर, उनके वहाँ भिजवाया सूचना कि आपके वहाँ के लुटेरे हमारे जहाज़ को लूट लिए हैं, उनको कोई दंड दीजिए। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो लुटेरे जो हैं वो हमारे शासन के क्षेत्र के नहीं आते हैं, वो कौन है हमको नहीं पता। तो इसी वजह से वो सब दोबारा क्या किए, देवल पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, उस बंदरगाह को। अब अरबों के विजय के कारण क्या क्या थे? तो अरबों की बेहतर अश्वसेना, उनके पास अच्छी अश्वसेना थी। दाहिर के प्रति आंतरिक विश्वासघात और अरबों की बेहतर तीरंदाज सेना। परिणाम क्या क्या निकले? राजनीतिक परिणाम क्या निकला कि सिंध एक राजनीतिक क्षेत्र जिस पर अरबों का कब्जा हुआ। सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हो गया। भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, जैसे कि चचनामा हुआ और कौन सा कुछ ऐसे ग्रंथों का, ऐसे पंचतंत्र हुआ, इनका अरबी में अनुवाद वहाँ के लोग आए तो किए। इस विजय के बारे में, मुस्लिम आक्रमण के बारे में ये कहते हैं, स्टैनले लेनपोल कहते हैं कि अरबों के सिंध पर आक्रमण की घटना महत्वहीन है। ऐसे स्मिथ भी कहते हैं कि अरबों का सिंध पर आक्रमण करना शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे दाहिर के बारे में कुछ जानकारी है। ये सिंध क्षेत्र का अंतिम ब्राह्मण शासक था। दाहिर कौन था? अंतिम ब्राह्मण शासक सिंध क्षेत्र का। अब ये जो युद्ध हुआ था दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के क्षेत्र में साथ, दोनों के साथ जो युद्ध हुआ था सिंधु घाटी के तट पे 712 में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य, इसको कहते हैं आरोड़ या अरोड़ का युद्ध। परिणाम क्या हुआ? दाहिर मारा गया।
इसके बाद देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी, इसका परिचय। गजनी का शासक बना 998 में, क्योंकि सुबुत्तगीन था जो इसका पिता था, तो वो मर गया 997। 998 में वहाँ का शासक बना। ये शिक्षक एवं सुसभ्य था, विद्वानों एवं कलाकारों का संरक्षक था, संस्कृति मुद्रालेख एवं चांदी के सिक्के जारी किया था। इसके दरबारी इतिहासकार कौन कौन थे? उत्वी, जो लिखे थे किताब उल यामिनी। उसके बाद तारीख ए यामिनी का भी लेखक ये था उत्वी। किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी का लेखक। दरबारी विद्वान कौन कौन थे इसके दरबार में? तो अल बरूनी, जो गजनी से भारत आया था। बैहाकी तारीख ए सुबुद्दीन का लेखक था। उजारी फारस का कवि था। और तूसी एवं उनसूर खुरासानी विद्वान था। अस्तजी फारूकी, ये सब थे दरबारी विद्वान। आके देखेंगे महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण 999 से 1027 तक कुल 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर। उद्देश्य मुख्यतः लूटपाट करना था इसका। 1025 से 26 में सोमनाथ मंदिर की लूट की। 1019 से 20 चंदेलों पर आक्रमण। तत्कालीन शासन यहाँ का विद्याधर था। ये विद्याधर जो था अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यहाँ अलबरूनी के बारे में कुछ उसकी रचना और इन सब के बारे में बताया गया है। अलबरूनी अरबी भाषा में रचना की थी तहकीक ए हिंद की, जो फेमस बुक है। इसका जन्म हुआ था 973 में। संस्कृत का ज्ञाता था। पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था ये। और इतिहासकार के साथ साथ ये खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान तथा गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। खीवा देश का निवासी था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आगे इसके बाद मोहम्मद गौरी आया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। इसका प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 में मुल्तान पर। 75 के बाद 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। उस टाइम भारतीय शासक मूलराज द्वितीय था। इस आक्रमण के समय नायिका देवी ने सैन्य नेतृत्व संभाला। आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी ये, यानी कि गुजरात में जब 1178 में आक्रमण किया था तो वहाँ उसकी पराजय हुई थी। उसके बाद 1178 के बाद ये 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, मतलब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें गौरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसके बाद फिर 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। परिणाम ये हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि गौरी की विजय हुई। इसके बाद चंद्रवार का युद्ध हुआ था 1175 में आया। 1178 में गुजरात पे आक्रमण करता है मूलराज द्वितीय के समय। वहाँ पे मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद फिर वो आक्रमण करता है। 1191 में तराई का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। 91 के बाद 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय, गौरी की जीत हुई थी। उसके बाद आता है 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी की ओर से सैन्य का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जा रहा था।
मोहम्मद गोरी का ये कौन था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 थे इसके गुलाम जो फेमस थे, जिसमें ये भारत पे जो आया था आक्रमण करने, इसके तरफ से मोहम्मद गोरी की तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रमुख इसकी विजय कौन कौन थी? पंजाब विजय, पेशावर विजय, सिंध विजय। उसके बाद इसके बारे में और कुछ जानकारी है। सिक्के ये जारी किया था जो, एक तरफ पर देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। इस टाइप के ये सिक्के जारी किया था मोहम्मद गोरी ने। आगे मोहम्मद गोरी का और कुछ उसके बारे में। तो मोहम्मद गोरी 1206 में खोखरों के विरुद्ध अंतिम अभियान, इसका अभियान ये सोमनाथ का युद्ध, लड़के जा रहा था यहाँ से सोना सब कुछ लूट के, तो वहाँ पे खोखर, जो भारत की कुछ खोखरी प्रजातियाँ थी, वो लड़ाकू और लूटमार वाली थी, तो इन्होंने कुछ सामान इनका छीन लिया था, तो उनसे वापस युद्ध किया था, जो इसका अंतिम युद्ध था। मोहम्मद गोरी के 3 उत्तराधिकारी थे, इसके दास थे, गुलाम थे, तरह से गुलाम कहा जाता था इनको। इसमें गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और नसीरुद्दीन कुबाचा जो सिंध क्षेत्र में था, और ताजुद्दीन एल्दौज जो गजनी में, इसको गजनी में रखे, ये सिंध में, और ये कुतुबुद्दीन के बाद में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। इसी बीच में एक नाम आप देखेंगे कि इसका नाम देख लेते हैं, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो इसी बीच बंगाल और बिहार और बंगाल पे आता है और लूटपाट करता है, कुछ चीज़ तहस नहस करता है। बिहार पर आक्रमण, राजधानी उस टाइम बिहार की थी ओदंतपुरी, पर कब्जा ये किया। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पे विजय किया। बंगाल पर आक्रमण, इसकी राजधानी लखनऊती घोषित किया, और तत्कालीन यहाँ के तत्कालीन शासक थे लक्ष्मण सेन, बिना युद्ध किए ही भाग गया। लक्ष्मण सेन थे, वो बिना युद्ध किए भाग गए पूर्वी बंगाल में शरण ली जाकर। ये बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी। उसके बाद राजपूतों की हार क्यों हुई? मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी से राजपूतों की पराजय क्यों हुई? उसके राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण। तो इसमें देखेंगे राजनीतिक कारण में राजनीतिक विखंडन, राजपूतों में एकता का अभाव, कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी। इसको लेकर कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदारी, इस वजह से ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, तो इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इधर से मुस्लिम आक्रमणकारी कब्जा कर रहे हैं। और सैन्य कारण, स्थायी सेना का अभाव, भारतीय राजाओं के पास वो लोग स्थायी सेना नहीं थी, ये लोग जब युद्ध करना रहता था तो कुछ दिन के लिए सेना बना लेते थे जो ट्रेन नहीं रहती थी। सामंतवाद, युद्ध की पारंपरिक विधि का अनुसरण, पुरानी विधि का ये लोग अनुसरण करते थे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या कहता है? राजपूतों का आदर्शवादी होना, अच्छे थे, थोड़ा मारकाट पे उतना वो नहीं करते थे। शत्रुओं को क्षमादान देना, ये भी रीजन था। जाति प्रथा, ये सामाजिक सांस्कृतिक था। धार्मिक रीजन था, धर्म, नैतिक नियमों की अखंड रक्षा, तुर्कों की भांति धार्मिक उन्माद में न होना, ये लोग बहुत अधिक धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे जितना ये तुर्क लोग थे। आगे देखें महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ तथ्य जिसमें अलप्तगेन जो था ये यामनी वंश का संस्थापक था। फरिश्ता, तारीख फरिश्ता का लेखक था। फिरदौसी शहनामा का लेखक था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक प्रथम इक्ता प्रदान किया था। कौन? मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को तो कश्मीर आके तोड़ फोड़ दिया था, तो इसको भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का प्रथम निर्माण कराया था। आज ये हो गया मुस्लिम, मतलब प्रारंभ शुरुआत में कौन मुस्लिम आक्रमणकारी कैसा वो आक्रमण के भारत पे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।